नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को पता चल गया होगा। फाइनली आज हम शुरू करने वाले हैं बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स के लिए आपके 5वें सेमेस्टर का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हमारा ये पहला वीडियो रहने वाला है एकेडमिक जर्नी के अंदर, जहां पर मैं आपको वन शॉट के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। आज हम कवर करेंगे आपका चैप्टर नंबर 1 या आप लोग बोल दीजिए यूनिट नंबर 1, जो आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर करीब करीब 9 मार्क्स स्कोर करने में आपकी हेल्प करेगी। तो उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, यूजफुल लगता है, तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो देखिए, काफी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर हमें सेमेस्टर 5 के लिए पढ़ाना शुरू कर दीजिए, तो उसी कड़ी में हमारा ये पहला वीडियो रहेगा। हालांकि इससे पहले एक वीडियो आया है जहां पर हम लोगों ने इसके सिलेबस पर चर्चा की है, और सिलेबस के अंदर मैंने बताया था यूनिट 1 का क्या टाइटल रहने वाला है। उसी यूनिट 1 को या चैप्टर 1 को आज हम शुरू करेंगे, और ये ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा क्योंकि इस आपकी यूनिट का नाम ही है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। माने हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, उसका नेचर कैसा रहता है, स्कोप्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है, ऐसी ऐसी करके बेसिक टर्मिनोलॉजी को हमको अंडरस्टैंड करना है। जैसे आप लोग यूनिट सेकंड के ऊपर जाते हैं तो वन ऑफ द लेंथी यूनिट मानी जाती है। फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपको 36 मार्क दिलाएगी, और वहां पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा इसकी फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट को, बहुत बेसिक टर्म को, जो आपको यूनिट 1 के अंदर पढ़ाई जाती है। और हाँ, इसके लिए आपको कोई स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। एंटायर जर्नी के अंदर जो भी प्रेजेंटेशन मैं आपको टीचिंग के लिए इस्तेमाल करने वाला हूं, वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इस पीडीएफ को पा सकते हैं। तो अब बिना समय को वेस्ट किए हुए हम लोग आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली हम लोग किन किन मुद्दों पर आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ये कुछ तमाम ऐसे टॉपिक्स है जो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। ये वही टॉपिक है जो आपके यूनिट 1 के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मीनिंग की। किसके मीनिंग की? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के मीनिंग की। असल में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मायना क्या होता है, अर्थ क्या होता है और मीनिंग क्या होता है। एक बार अगर आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया तो फिर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को अंडरस्टैंड करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स को अंडरस्टैंड करने के बाद हम नेचर को अंडरस्टैंड करेंगे एंड द स्कोप ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। इससे आगे अगर आप लोग देखोगे, 3 तरीके की अभी तक अकाउंटिंग से आप लोग इंट्रोड्यूस हो चुके हो। सबसे पहले सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर हम लोगों ने पढ़ा कॉस्ट अकाउंटिंग, और अब आ गया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग को 3 ब्रांच में ही क्लासिफाई किया था, अगर आप लोगों ने सेमेस्टर 1 में पढ़ा हो। तो इन तीनों के बीच में बुनियादी तौर पे फाउंडेशनल लेवल पे क्या फर्क होता है, ये हम लोग आपके चौथे टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं। और 5वां टॉपिक आपका रहेगा कॉस्ट कंट्रोल का क्या मतलब होता है, और आपका कॉस्ट रिडक्शन का क्या मतलब होता है। ये दोनों शब्द कैसे एक दूसरे से जुदा जुदा है, इन दोनों के बीच में फर्क क्या है। ये कुछ बेसिक टॉपिक रहेंगे जो आपकी माय डियर फ्रेंड से यूनिट 1 बोल दीजिए आप लोग, या फिर चैप्टर 1 बोल दीजिए। मैं बोल रहा हूं आपका यूनिट 1 कवर हो जाएगा, और यूनिट 1 का जो वेटेज आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आज की वीडियो से कंप्लीट हो जाएगा। चाहे एसएल के बच्चे हो, रेगुलर के बच्चे हो, चाहे आप लोग एनसीवेब के स्टूडेंट हो, अगर आप लोग ऑनर्स के बच्चे हैं या प्रोग्राम के बच्चे, आप तमाम लोग इस वीडियो को यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा देर का वीडियो, करीब 40 मिनट का वीडियो आपको फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 9 मार्क्स स्कोर करने में काफी हेल्प करेगा। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। एक बार हम एकेडमिक जो आपके टॉपिक्स हैं उनको कवर करने के बाद मैं बताऊंगा वीडियो के अंत में कि ये जो आपके फ्री नोट्स हैं उनको कहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे आपको अपकमिंग लेक्चर्स के और आज की वीडियो के नोट्स आपको मिलने वाले हैं। तो आई होप कि एजेंडा आपको समझ में आ गया होगा, कैसे कैसे हम लोग लेक्चर को ब्रेक डाउन करने वाले हैं, कैसे कैसे हम इस जर्नी में आगे चलने वाले हैं। अब शुरुआत से शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। देखिए, मैनेजमेंट और अकाउंटिंग 2 अलग अलग शब्द हैं। आप लोग अकाउंटिंग को भी पढ़ के आ चुके हो, मैनेजमेंट को भी आप लोग पढ़ के आ चुके हो। असल में क्या होता है, अकाउंटिंग शब्द अपने आप में एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं। देखिए, अकाउंटिंग के आगे मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया है। माने मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपने आप में एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर हम लोग मैनेजमेंट रिपोर्ट्स को तैयार करते हैं और मैनेजमेंट अकाउंट को तैयार करते हैं। अब उन रिपोर्ट्स
को और उन अकाउंट को इसलिए तैयार किया जाता है ताकि जितने भी अकाउंटिंग मैनेजर्स होते हैं या मैनेजर्स हैं वो टाइमली और एक्यूरेटली डिसीजन ले सके। माने डिसीजन मेकिंग में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का अपना एक अहम रोल होता है। इन शॉर्ट में आप लोग ये कह सकते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपने आप में एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर हम लोग प्रिपेयर करते हैं। क्या प्रिपेयर करते हैं? मैनेजमेंट रिपोर्ट्स को तैयार करते हैं और अकाउंट्स को तैयार करते हैं। क्लियर? दो इंपॉर्टेंट टर्म को मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं, इसको जरूर याद रखिएगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे हम प्रिपेयर करते हैं क्या? मैनेजमेंट रिपोर्ट्स को, और फिर किसको प्रिपेयर करते हैं? अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। डेट प्रोवाइड, जो प्रोवाइड क्या करते हैं? एक्यूरेट एंड द टाइमली फाइनेंशियल एंड द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। यहां पे भी दो इंपॉर्टेंट शब्द आप लोगों ने देखे कि जो हम लोगों ने मैनेजमेंट रिपोर्ट्स तैयार की और जो हम लोगों ने अकाउंट्स तैयार किए वो क्या प्रोवाइड करते हैं? वो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं, प्लस में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है। और जो ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और जो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है ना, वो आगे जाके मैनेजर्स की हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में। क्लियर? तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है। सबसे आसान डेफिनेशन मैं बोल सकता हूं इसको, जिसको आप लोग इजीली मेमोराइज भी कर सकते हैं और फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर भी लिख के आ सकते हैं। क्या लिखेंगे आप लोग? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग मैनेजमेंट रिपोर्ट्स एंड अकाउंट दैट प्रोवाइड एक्यूरेट एंड टाइमली फाइनेंशियल एंड द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजर फॉर द डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसको क्या बोला जाता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोला जाता है। तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इतनी डेफिनेशन मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा आपको किसी और झमेले में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखिएगा, कुछ की पॉइंट्स है जो आपको अपनी कंसीडरेशन में जरूर रखने हैं एग्जैक्टली मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। अगर आप लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करते हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे मैनेजमेंट और अकाउंटिंग दो शब्द तो आपके आ ही गए हैं, यानी कि अकाउंटिंग भी आएगा, मैनेजमेंट भी आएगा। एक शब्द और है जो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। माने अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, एक तो आपका क्या हो गया? एक तो आपका मैनेजमेंट हो गया। क्लियर है? मैनेजमेंट के कुछ अपने प्रिंसिपल हैं जो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही आप लोगों ने पढ़ा होगा अकाउंटिंग जो होता है, अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल है जिनको हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। प्लस में एक शब्द और है जिसको हम लोग कहते हैं फिनांस, या बहुत सारे बच्चे इसको फाइनेंस भी प्रोनाउंस करते हैं। व्हाट एवर यू कैन से, आप लोग इसको भी क्या भी प्रोनाउंस करें, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे मैनेजमेंट, अकाउंटिंग और फिनांस, इन तीनों के प्रिंसिपल का कॉम्बिनेशन यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। माने यहाँ पे कुछ ऐसे नियम्स का इस्तेमाल किया जाता है जो इन तीनों के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं आपको एक क्लैरिटी मिला होगा एग्जैक्टली इसका क्या मतलब हो। तो पहला पॉइंट इसी टॉपिक को क्लैरिफाई करता है कि यहाँ पे कंबाइन कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है अकाउंटिंग का, फिनांस का एंड द मैनेजमेंट का। यानी कि अकाउंटिंग, फिनांस और मैनेजमेंट के जो भी प्रिंसिपल्स हैं उन सब का कॉम्बिनेशन आपको कहां पे देखने को मिलता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर देखने को मिलता है। माने तीनों प्रिंसिपल्स को, तीनों ब्रांचेस बोल दीजिए, तीनों डोमेन्स बोल दीजिए, व्हाटएवर यू कैन से, इन तीनों के अंदर आपको जो प्रिंसिपल है उन सबका कंबाइन आपको एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। अब दूसरा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे जो आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है या वाट आप कह सकते हैं, जो आपकी जो एक तरीके से आप लोग कह सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसको कहते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यूजर्स आप लोगों ने पढ़े थे, तो क्या पढ़ा था? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यूजर्स इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। लेकिन आप लोग ये जरूर ख्याल में रखिएगा, यहाँ पे फोकस होता है इंटरनल यूज के लिए। माने जो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग किया जाता है ना, वो इस तरीके से फोकस किया जाता है कि केवल इसको इंटरनली यूज किया जाएगा। माने इंटरनली कौन यूज करेगा? इसको मैनेजमेंट ही यूज करेगा। हम इस प्रोस्पेक्टिव से मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं कि बाहर एक्सटर्नल यूजर का इससे कोई लेना देना नहीं है, ना ही ये इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में जाएगी। अब तीसरा पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर तीन बुनियादी स्टेप्स पर फोकस किया जाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सबसे पहले फोरकास्टिंग पर फोकस करती है, बजटिंग पर फोकस करती है और एनालाइजिंग। देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले फोरकास्टिंग पे फोकस किया जाता है, फ्यूचर प्लानिंग की बातें होती हैं, प्लस में बजटिंग की बातें होती हैं, प्लस में एनालिसिस के ऊपर आपका फोकस होता है। तो ये कुछ तीन ऐसे की पॉइंट्स हैं जो आपकी डेफिनेशन को और इनहांस करते हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू को और शार्प करते हैं, ताकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अंडरस्टैंड करते वक्त आपको एक क्लैरिटी मिल सके। अगर और थोड़ा सा समराइज फॉर्म में मैं कहूं तो आप लोग ये कह सकते हैं इट हेल्प मैनेजर इन द प्लानिंग। मैंने बताया ना, प्लानिंग मतलब फोरकास्टिंग हो गया, उसके बाद कंट्रोलिंग, उसके बाद क्या
है आपका डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल डेटा। किसके बेस पे? फाइनेंशियल डेटा के बेस पे। क्लियर? तो ये बहुत बुनियादी डेफिनेशन है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत फाउंडेशनल डेफिनेशन है। इससे आसान आपको, मेरे को नहीं लगता कि कंप्लीट यूट्यूब के ऊपर इससे बेहतरीन डेफिनेशन आपको मिल सकती है। अगर आपको यहां तक सेशन पसंद आया, लगा है कि ये जो कंटेंट है ये यूजफुल है, तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। बहरहाल उम्मीद करता हूं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी और इसके की पॉइंट्स वगैरह और समराइज डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गई होगी। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एक क्लैरिटी आपको मिली है। क्लियर? और मैनेजमेंट अपने आप में एक अहम रोल प्ले करता है। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो खैर आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, मैनेजमेंट के कॉम्बिनेशन का, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, और कुछ फिनेंस के प्रिंसिपल का भी कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे केवल मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, अगर किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप लोग एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप मैनेजमेंट गुरुज को इन्वाइट किया जाता है केवल इस बात के लिए कि वो आपके मैनेजमेंट को एक तरीके से चेक कर सके, एक तरीके से आपके मैनेजमेंट को इनहांस कर सके। और अगर आपने देखा होगा वर्ल्ड में कुछ ऐसे नाम हैं जो केवल मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग के बेस पे ही, यानी कि जिन्होंने केवल और केवल मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड किया, यानी कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आज वो ब्रांड है। आप लोगों ने बहुत सारे टॉप मैनेजमेंट गुरु का नाम सुना होगा, जस्ट लाइक एंथनी रॉबिन, रॉबिन स्मिथ, जिम्स कॉलिन, स्टीफन आर कोवी। ये कुछ ऐसे नाम है जो बहुत बुनियादी तौर पे करीब करीब हर एक कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे को पता होंगे, या जो भी लोग कॉर्पोरेट से जुड़े हुए हैं। तो इन लोगों ने केवल मैनेजमेंट पर पकड़ किया। तो अपने आप में आप लोग ये समझ सकते हैं मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी गेम रहने वाली है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और एज ए कॉमर्स स्टूडेंट आप सभी को भी ये समझना जरूरी है कि मैनेजमेंट न केवल आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि आपके खुद की एक इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को इंक्रीज करने में भी काफी हेल्प करता है। क्लियर? तो इसके लिए आपको बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करना है। यहां तक उम्मीद करता हूं मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन को समझाने में आप सभी को कामयाब रहा हूं। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो अब हम समझेंगे ऑब्जेक्टिव। एग्जैक्टली जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहने वाले हो। ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले मैंने क्या लिखा हुआ है? प्लानिंग लिखा हुआ है, यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? प्लानिंग है। और अभी अभी मैंने बताया मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर फोरकास्टिंग के ऊपर फोकस किया जाता है, माने अपकमिंग फ्यूचर की प्लानिंग के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। और यहां पे ये शब्द मैंने साफ साफ लिखा हुआ है प्लानिंग, मतलब जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कहीं ना कहीं गोल्स को सेट किया जाता है और उस गोल्स को अचीव करने के लिए स्ट्रेटजी की फॉर्मेशन की जाती है। माने यहाँ पे प्लानिंग का भी फोकस होता है, प्लानिंग के ऊपर भी फोकस होता है, प्लानिंग को कंसिडरेशन में रख के चला जाता है। यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं जो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो हेल्प करता है गोल्स को सेट करने में और स्ट्रेटजी को बनाने में। क्लियर है? जो भी स्ट्रेटजी है या गोल्स हैं उनको बनाने में हमें क्या करता है? हेल्प करता है। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव रहने वाला है माय डियर फ्रेंड्स, किसका? आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग से थोड़ा सा आगे बढ़े तो सेकंड आती है आपकी कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है हमें मॉनिटर करना है। मॉनिटर किसको करना है? हमें मॉनिटर करना है एग्जैक्टली जो प्लानिंग हम लोग लेके चले थे और प्रैक्टिकल लाइफ में कितना बुनियादी तौर पे फर्क आ रहा है, कितना एक्यूरेटली हम और हमारी टीम काम कर पा रही है, हमारा मैनेजमेंट काम कर पा रहा है। देखिए आप सभी को पता है कि जो प्लानिंग पेपर पे होती है और एक्चुअल लाइफ में जो प्लानिंग होती है ना, उनके बीच में एक बुनियादी फर्क रहता ही रहता है। ये सृष्टि का नियम है, इट्स ए लॉ ऑफ नेचर। कहीं ना कहीं फर्क रहेगा, जैसा हम लोग पेपर पे बना के चलते हैं वैसी चीजें रहती नहीं है। तो यहाँ पे मॉनिटरिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसको कहते हैं कंट्रोलिंग। यानी कि कंट्रोलिंग का मतलब आप लोग कह सकते हैं मॉनिटर एक्चुअल परफॉर्मेंस। किसको मॉनिटर किया जाता है? एक्चुअल परफॉर्मेंस को किसके साथ? प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ। जो हमने प्लानिंग की थी ना परफॉर्मेंस की, उन दोनों को कंपेयर किया जाता है। दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव प्लानिंग था, सेकंड ऑब्जेक्टिव कंट्रोलिंग था, तीसरा ऑब्जेक्टिव रहने वाला है डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी एक डिसीजन लेना है तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का अपना एक रोल होता है। तो एक इसका छोटा सा डेफिनेशन आप लोग पढ़ सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का मतलब ये होता है एग्जैक्टली जब इनिशियल लेवल पे हम लोगों ने अपने मैनेजमेंट को देखा था, क्या उसकी परफॉर्मेंस के अंदर कुछ इवैल्यूएशन हुआ है, यानी कि हमें उनकी परफॉर्मेंस की कैलकुलेशन करनी है कि क्या कुछ इजाफा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इनहांस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि इवैल्यूएशन करना है। एक तरीके से
से आप लोग देसी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं मूल्यांकन, ठीक है। यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं इवैल्यूएट्स द परफॉर्मेंस ऑफ ए डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को आपको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है अलोंग विद द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज। यानी कि मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, मूल्यांकन करना, मेजर करना अलोंग विद द एम्प्लॉइज, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, इसको बोलते हैं हम लोग परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। पांचवा देखिए काफी अहम है, जिसको कहते हैं हम लोग कोस्ट कंट्रोल। कोस्ट कंट्रोल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है, फिर हमें एलिमिनेट कर देना है किनको, अननेसेसरी कॉस्ट को। क्लियर है, जो भी फालतू का खर्च है उसको एलिमिनेट करना है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करके उसको एलिमिनेट कर देना, दिस इज कॉल्ड द कोस्ट कंट्रोल। इसको क्या बोला जाता है, कोस्ट कंट्रोल बोला जाता है। लास्ट एंड फाइनल होता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी कहीं ना कहीं एक आप लोग ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। माने यहां पे हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करती है एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए, टू इनहांस द प्रॉफिटेबिलिटी। माने हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं बढ़ सके, एक नेक्स्ट लेवल पे जा सके। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे 6 आसान ऑब्जेक्टिव मैं आप सभी के लिए बना के लेके आया था। सबसे पहला प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कॉस्ट कंट्रोल एंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये 6 ऑब्जेक्टिव है और अकॉर्डिंग टू मी एंड माय इवैल्यूएशन ऑफ योर एग्जामिनेशन आपको इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। और कहीं ना कहीं ये 6 पॉइंट आपको क्लैरिटी देने में काफी हेल्प कर रहे हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या सेट रहता है किसी भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। क्लियर, तो उम्मीद करता हूं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए होंगे। अब जब आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आ गई, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए, इससे आगे हम चलेंगे इसका नेचर क्या रहने वाला है। नेचर का मतलब देसी लैंग्वेज में प्रकृति होता है। माने जैसे चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज का क्या नेचर है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इसी तरीके से जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसका नेचर क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है भाइयों और बहनों, ये फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। अभी अभी मैंने बोला, 2 शब्द मैं पीछे डिफाइन कर चुका हूं, एक तो फ्यूचर फोरकास्टिंग जिसको कहते हैं, या फिर प्लानिंग। प्लानिंग भी फ्यूचर के लिए की जाती है और जो आपकी फोरकास्टिंग है उस शब्द का मतलब भी अपकमिंग फ्यूचर के बारे में बातें होती है। माने ये फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, ये जो आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, दिस टाइप ऑफ अकाउंटिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड। क्लियर है, इसको आपको जरूर ख्याल जहन में आपको रखना है कि यहाँ पे फ्यूचर ओरिएंटेड नेचर रहने वाला है किसका, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। माने यहाँ पे देखिए एम्फसाइज द प्लानिंग एंड द फोरकास्टिंग। यहाँ पे किसका एम्फसाइज होता है, आपका प्लानिंग का एम्फसाइज होता है, प्लस में फोरकास्टिंग का एम्फसाइज होता है। तो पहला नेचर तो आपका ये आपका फ्यूचर ओरिएंटेड हो गया। दूसरा है सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग कि यहाँ पे कैसा होता है, सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन होती है। माने सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन का मतलब है यूज ओनली रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉर द डिसीजन। माने आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर कोई एक स्पेसिफिक डिसीजन लेना है तो उस स्पेसिफिक डिसीजन का जो फाउंडेशन है, जो बेस है, वो सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन होगा, ना कि अलग अलग डिपार्टमेंट की तरह सबको इकट्ठा करके कूड़ा कचरा इकट्ठा। जो आपको क्या करना है, स्पेसिफिक सेलेक्टिव, यानी कि आपको एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का यूटिलाइजेशन करना है। अगला नेचर रहेगा इंटरनल यूज के लिए इसको तैयार किया जाता है, पीछे हम लोग बात कर चुके हैं। जैसे आपका इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कौन सी अकाउंटिंग होता है, वो आपका फिनेंशियल अकाउंटिंग होता है। उम्मीद करता हूं आप लोग पढ़ के आए होंगे। फिनेंशियल अकाउंटिंग की अगर यूजेस की बात करते हो तो दोनों होते हैं, यानी कि आप लोग कह सकते हो इंटरनल यूजर्स भी हो सकते हैं और आपका एक्सटर्नल यूजर्स भी हो सकते हैं। क्लियर है, लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल यूजर का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पे केवल और केवल इस प्रोस्पेक्टिव से इसको डिजाइन किया जाता है या इसको परफॉर्म किया जाता है। करेक्ट जो शब्द है परफॉर्म है कि केवल इसको इंटरनल मैनेजमेंट ही इस्तेमाल करेगा, पब्लिक डोमेन में चीजें नहीं जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे देखिए अगला जो आपका नेचर रहेगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग को लेकर के, वो यहाँ पे फ्लेक्सिबल अप्रोच रहेगा। फ्लेक्सिबल अप्रोच का मतलब यहाँ पे ये होता है, जैसे फिनेंशियल अकाउंटिंग अगर आपको करना, फ्लेक्सिबल अप्रोच का मतलब समझिए, किसी भी चीज को अगर आप लोग परफॉर्म करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को आप परफॉर्म करते हैं, तो उसके अंदर कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ अप्रोचेज होती है जिनका हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। कुछ नीति नियम सिद्धांत होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिनकी बाउंडेशन में रहके, जिनके दायरे में रहके हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग को करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नो रेस्ट्रिक्टेड रूल लाइक द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फ्लेक्सिबल अप्रोच का मतलब क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कोई रेस्ट्रिक्टेड रूल नहीं है, जस्ट लाइक द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो बिल्कुल बिंदास
पास आप लोग इसको परफॉर्म कर सकते हैं। आगे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है, फोकस ऑन द असिस्टिंग मैनेजमेंट। ये काफी अहम एक पॉइंट हो सकता है कि यहाँ पे किस पे फोकस किया जाता है, असिस्टिंग मैनेजमेंट पे फोकस किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं फ्यूचर ओरिएंटेड, सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन, इंटरनल यूज, फ्लेक्सिबल अप्रोच एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये कुछ नेचर है जो जस्टिफाई करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग को, या फिर ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो बताते हैं कि एग्जैक्टली मैनेजमेंट अकाउंटिंग का किस तरीके का नेचर रहने वाला है। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी, यहां तक आपको क्लैरिटी मिला होगा। अब हम थोड़ा आगे चलेंगे, ऐसे ही लेक्चर का फ्लो चलता रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग वे में हम लोग चीजों को कंडक्ट करते चलेंगे, बहुत अच्छे से हम लोग बेहतरीन विजुअल्स के साथ अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आप लोगों को यहां तक लेक्चर पसंद आया है तो एक बार कॉमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। कहीं किसी चीज पे अगर मेरे को इंप्रूव करने की जरूरत है तो वो भी बता दीजिएगा, ताकि अपकमिंग वीडियोस में मैं अपने कंटेंट को बेहतर करने की कोशिश कर सकूं। बहरहाल चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं स्कोप। स्कोप क्या रहने वाला है? देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसी अकाउंटिंग है जिसके अंदर करीब करीब हर फील्ड की अकाउंटिंग आ जाती है। माने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग को भी इंक्लूड करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग को भी इंक्लूड करते हैं, बजटिंग कंट्रोल को भी इंक्लूड करते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल का भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इन्वेंटरी कंट्रोल का भी इस्तेमाल किया जाता है, इंटरनल ऑडिट, टैक्स प्लानिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड द परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ये सब इंक्लूड किए जाते हैं किसके अंदर? आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। तो याद रखिएगा, जो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे किसकी बात हो रही है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये तमाम चीजें इंक्लूड करके चलता है। तो इनके जितने भी स्कोप हैं वो सारे किसके पास होते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पास होते हैं। एक शॉर्ट फॉर्म में समराइज करने की कोशिश करूं, अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्कोप को, यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी रहता है। माने आपका जो मैनेजमेंट के स्कोप है वो कैसे मल्टी डिसिप्लिनरी है, मतलब अलग अलग डिसिप्लिन का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अकाउंट्स के डिसिप्लिन को, स्टैटिस्टिक के डिसिप्लिन को, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट और फाइनेंस को भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। ये सब चीजें किस में आती हैं? स्कोप ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। एक लाइन में मैंने समराइज कर दिया है, आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली इसका स्कोप क्या रहने वाला है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अब 3 तरीके की अकाउंटिंग आप लोग पढ़ते आए हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, अभी अभी हम लोगों ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जिक्र किया, और उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर काफी डिटेल में आप लोग लास्ट ईयर के दरमियान चर्चा करते आए हैं। अब देखिए तीनों के बीच में फर्क क्या होता है। हालांकि इस फर्क को हम लोग बहुत लंबा भी खींच सकते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी बना सकते हैं, लेकिन मेरी पहली रिकमेंडेशन और मेरी पहली प्रायोरिटी यही रहती है, आप सभी मेरे भाई और बहनों के लिए मैं जितना इजी लैंग्वेज कर सकूं उतना इजी लैंग्वेज में आपको मैं प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करूं, उतनी इजी लैंग्वेज में नोट्स प्रोवाइड करूं, उतनी ही देसी लैंग्वेज में, आसानी से समझने वाली लैंग्वेज में मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कर पाऊं। तो बिल्कुल बेसिक चीजों से मैंने कंपैरिजन किया है। आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप लोग हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, अगर आप लोग इस डिफरेंस को लिखेंगे तो आपके प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर इजीली समझ जाएंगे और आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। माने आपके जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो गया, आपको ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड वोकैबुलरी को अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद इस चीज के पक्ष में नहीं हूं कि इंग्लिश के चक्कर में मैं ज्यादा कुछ वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करूं। बहरहाल चलिए कुछ बेसिक बातों से इसके कंपैरिजन को अंजाम देते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, तीसरे नंबर पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। कुछ पैरामीटर है जिनका मैंने इस्तेमाल किया है। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं पर्पस की, अगर मैं बात करूं कि मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस क्या होता है, देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस होता है आपके बिजनेस के फाइनेंस को रिप्रेजेंट करना, आपके बिजनेस की पोजीशन को रिप्रेजेंट करना, आपके बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस को रिप्रेजेंट करना, ठीक है, ताकि जो आपके इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर हैं, इंटरनल यूजर को छोड़ दीजिए क्योंकि वो तो डेफिनेट सी बात है सिस्टम को इनहांस करने में ही हेल्प करते हैं, ताकि जो एक्सटर्नल यूजर्स है जैसे आपके इन्वेस्टर हो गए, बैंक्स हो गए, वो आपके बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट दिखा सकें। यानी कि आप लोग कह सकते हैं, अगर पर्पस की बात करूं तो यहां पे एक्सटर्नल रिपोर्टिंग इसका पर्पस रहता है। क्लियर? बहुत बेसिक लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग की मैं बात करूं तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर देखिए कॉस्ट कंट्रोल का पर्पस रहता है, प्रोडक्ट कॉस्टिंग का पर्पस रहता है। ऑब्वियस सी बात है, कॉस्ट को कंट्रोल करना और प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करना, ये दो बुनियादी पर्पस किसके रहते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग के रहते हैं। अच्छा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम लोगों ने देखा मैनेजमेंट के अंदर डिसीजन मेकिंग हमारा पहला बुनियादी स्टेप रहता है। तो यहाँ पे आपका जो स्पेसिफिकली पर्पस क्या रहेगा, वो रहेगा डिसीजन मेकिंग फॉर द मैनेजमेंट। तो एक तरीके से आपको एक बेसिक समझ पैदा होगी। यूजर्स की मैं बात करूं तो मैंने बताया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग जर्नली एक्सटर्नल प्लस में इंटरनल, मैंने लिखा हुआ नहीं
ये आप लोग याद रखिएगा, इंटरनल यूजर्स के लिए भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अंजाम दिया जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग केवल और केवल इंटरनल यूजर्स के लिए होती है, और वो भी कॉस्ट जो डिपार्टमेंट है उसके लिए। अगर आप लोग मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे मैनेजर्स माने इंटरनल डिपार्टमेंट को यूज किया जाता है, यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों इंटरनल मैनेजमेंट के लिए तैयार की जाती है, पब्लिक डोमेन में नहीं होती हैं। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों यूजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा रहता है टाइम फोकस। टाइम फोकस का मतलब आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है, और कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी प्रेजेंट और रीसेंट जो कॉस्ट डेटा है उसके ऊपर फोकस करता है। वही मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्लानिंग माने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स और प्लानिंग के ऊपर फोकस करता है। ये अभी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ में भी आ गया होगा। क्लियर? चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अगर फॉर्मेट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होती है? इसके कुछ लीगल स्टैंडर्ड है जिनके बिहाफ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग को परफॉर्म किया जाता है। लेकिन अगर आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो एज पर द ऑर्गेनाइजेशन नीड, ऑर्गेनाइजेशन को जिस तरीके की नीड होती है उसी तरीके की नीड के बेस पे ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट अकाउंटिंग कर सकती है। और अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो मैंने बताया यहाँ पे फ्लेक्सिबल अप्रोच होती है, कोई नीति नियम सिद्धांत फिक्स नहीं होते हैं, अपना ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई भी स्टैंडर्ड्स नहीं होते हैं, ये अपने हिसाब से थोड़ा अप एंड डाउन एडजस्ट हो सकता है। स्कोप की अगर मैं बात करूं तो देखिए, ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोडक्ट लेवल कॉस्ट डिटेल्स का मेन अगर फोकस कहूं तो किसका है? कॉस्ट अकाउंटिंग का है। और इसका ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक आपका फोकस रहने वाला है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो ये तीनों अकाउंटिंग के बीच में अक्सर एग्जामिनेशन के अंदर सवाल पूछा जाता है, फर्क पूछा जाता है, डिफरेंस पूछा जाता है। उम्मीद करता हूं अभी आप लोग लिखने में सक्सेसफुल हो गए होंगे, कैपेबल होंगे कि अब हम अगर एग्जामिनेशन के अंदर किसी तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं तो हम उनको परफॉर्म कर पाएंगे। क्लियर? चलिए थोड़ा सा आगे चलेंगे। अब एक लास्ट आर्टिकल हमारा रहता है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर, कि कॉस्ट कंट्रोल का क्या मतलब है, कॉस्ट रिडक्शन का क्या मतलब है। डिटेल में मैं अभी इसको समझाने वाला हूं, इसके बाद हम बात करेंगे इन दोनों के बीच में बुनियादी फर्क क्या है, कुछ लिमिटेशंस की बात करेंगे, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा किस तरीके से इस प्रेजेंटेशन को आप लोग और अपकमिंग प्रेजेंटेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब आगे चलते हैं और अपने लास्ट आर्टिकल को कंप्लीट करते हैं, और इसके बाद आपके 9 नंबर कंफर्म हो गए हैं, आप लोग ये मान के चल सकते हैं। और ये इंट्रोडक्शन वीडियो तो आपको समझ में आ गया होगा किस लेवल के लेक्चर्स की क्वालिटी रहने वाली है, किस लेवल्स की प्रेजेंटेशन रहने वाली है। आगे आने वाले वक्त में इस चैनल से आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना, ये सारी चीजें आपके जहन में क्लियर होंगी। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं और पढ़ते हैं कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन का क्या मतलब होता है। देखिए, रिडक्शन सिर्फ और सिर्फ फोकस करेगा कि कैसे रिड्यूस किया जाए। कंट्रोल का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, एक प्रोसेस रहने वाला है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, कॉस्ट कंट्रोल की डेफिनेशन अगर सबसे पहले आप लोग पढ़ते हैं, रेगुलेशन ऑफ द कॉस्ट थ्रू द बजटिंग एंड द स्टैंडर्ड्स, माने हमें रेगुलेट करना है किसको? कॉस्ट को, प्रोडक्ट की, किसके थ्रू? बजटिंग के थ्रू, और प्लस में किसके थ्रू? आपका स्टैंडर्ड्स के थ्रू। क्लियर? स्टैंडर्ड्स और बजटिंग के थ्रू अगर हम रेगुलेट कर पाते हैं हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट को, तो ये जो प्रोसेस है ना, दिस इज कॉल्ड द कॉस्ट कंट्रोल। इसको क्या बोला जाता है? कॉस्ट कंट्रोल बोला जाता है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक स्टैंडर्ड को सेट किया जाता है, प्रोसेस बता रहा हूं, कॉस्ट कंट्रोल का क्या प्रोसेस रहता है, ठीक है। फिर उसका मेजर किया जाता है एक्चुअल बेस पे, फिर उसको कंपेयर किया जाता है, और कंपेयर करने के बाद उसको करेक्ट कर लिया जाता है। क्लियर? तो ये बहुत बेसिक प्रोसेस है, इसको आप लोग समझ गए होंगे। इसका एम क्या रहता है? कि कॉस्ट विद इन द लिमिट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कि जो आपकी कॉस्ट है उसको किस में रखा जा सके, एक लिमिट के अंदर रखा जा सके। वहीं अगर आप लोग कॉस्ट रिडक्शन की बात करते हैं ना, तो ध्यान से समझे, कॉस्ट रिडक्शन ए कंटीन्यूअस एफर्ट टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट एज पर द यूनिट। तो ये एक ऐसा लगातार एफर्ट है, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर हम लोग लगातार एफर्ट लगाते हैं, क्या लाने के लिए? डाउन लाने के लिए कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि कॉस्ट पर यूनिट को कितना कम से कम लेके आ सकते हैं, ये आपका कंटीन्यूअस प्रोसेस क्या कहलाता है? कॉस्ट रिडक्शन कहलाता है। क्लियर है? अगर मेथड की बात करूं तो ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, यानी कि यहां पे क्या होता है? एक प्रोसेस इंप्रूवमेंट वाला मेथड है जो कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर काम करता है। उसके बाद वेस्ट रिडक्शन का मेथड होता है, बेटर टेक्नोलॉजी। 3 तरीके के आपके मेथड हैं, प्रोसेस इंप्रूवमेंट कर दीजिए, वेस्ट को रिडक्शन कर दीजिए, बेटर टेक्नोलॉजी कर दीजिए, तो आपका कॉस्ट रिडक्शन हो जाता है। कॉस्ट रिडक्शन के अंदर आपकी हेल्प होती है। इसका एम क्या रहता है? अचीव परमानेंट सेविंग विदाउट अफेक्टिंग क्वालिटी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, और एक परमानेंट सेविंग को आप लोग यहाँ पे क्या कर सके? अचीव कर सके। ठीक है?
तो बुनियादी तौर पे कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है और कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है, इसके बारे में आपको फर्क समझ में आना चाहिए। अगर आप लोग थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये कॉस्ट कंट्रोल लिखा हुआ है और एक कॉस्ट रिडक्शन लिखा हुआ है, एक कंपैरिजन है, एक बेसिक डिफरेंस है। सबसे पहले नेचर की बात करते हैं। देखिए ये आपका प्रिवेंटिव होता है, कॉस्ट कंट्रोल कैसा होता है, प्रिवेंटिव होता है नेचर के अंदर। अगर कॉस्ट रिडक्शन की बात करूं तो ये करेक्टिव एंड द परमानेंट होता है। क्लियर है, क्या है ये आपका करेक्टिव एंड द परमानेंट रहेगा। आगे देखिए फोकस वाला पॉइंट अगर आप लोग देते हैं, यहाँ पे क्या है, कॉस्ट कंट्रोल आपका कंपैरिजन होता है विद द स्टैंडर्ड से, और यहाँ पे कॉस्ट रिडक्शन होता है चैलेंजिंग द स्टैंडर्ड, माने यहाँ पे चैलेंज किया जाता है स्टैंडर्ड को, यहाँ पे कंपेयर किया जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करते हो तो मेंटेन कॉस्ट लेवल, और यहाँ पे रिडक्शन कॉस्ट बेस होता है। अगर आप लोग ड्यूरेशन की बात करते हैं तो कॉस्ट कंट्रोल शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और आपका कॉस्ट रिडक्शन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बोल सकते हैं या लॉन्ग टर्म भी बोल सकते हैं, दोनों शब्द चल जाएंगे। तो यहां पर आकर के आपका जो इंट्रोडक्शन है किसको लेकर के, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को लेकर के पहली यूनिट कंप्लीट हो जाती है भाइयों और बहनों। सिर्फ एक टॉपिक रहता है, वो क्या है कि यहां तक हम लोगों ने तमाम बातों पर बात कर ली, स्कोप पर बात की, ऑब्जेक्टिव पर बात की, नेचर पर बात की। अब सर कुछ लिमिटेशंस भी बता दीजिए कि एग्जैक्टली मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कुछ तो लिमिटेशन होगी बुनियादी तौर पे। तो ये लीजिए कुछ लिमिटेशन मैंने बना दी है, 5 लिमिटेशंस मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपकी हालांकि इसके जो स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत ज्यादा यूजफुल है डिसीजन मेकिंग के लिए, लेकिन कुछ सर्टेन लिमिटेशन है जिनको हम लोग अपने इस लेक्चर के अंदर जिक्र कर सकते हैं। सबसे पहला रहने वाला है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, माने जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो किसके ऊपर होता है, हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर बेस्ड होता है। जब जिस डेट पे ट्रांजेक्शन हुआ है उसी डेट पे रिकॉर्ड किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये इसकी लिमिटेशन है, नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, यहाँ पे कोई सिस्टमेटिक स्टैंडर्ड्स मेंशन नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन एंड प्रिंसिपल प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। यहाँ पे फ्लेक्सिबल अप्रोच है, कोई स्पेसिफिक अप्रोच नहीं। दैट्स व्हाई यहाँ पे इसकी बड़ी लिमिटेशन रहने वाली है, एक्सपेंसिव एंड द इंप्लीमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो टॉप वर्किंग प्रोफेशनल चाहिए, टॉप सॉफ्टवेयर चाहिए, टॉप स्टाफ चाहिए, माने यहाँ पे ये जो मेथड है या फिर ये जो अकाउंटिंग है ये काफी एक्सपेंसिव रहती है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पे ये बात मैं बता चुका हूँ, लैक ऑफ स्टैंडर्ड रूल्स रहता है। और आगे देखिए डिपेंड्स ऑन द फाइनेंशियल एंड द कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि वहां से हम लोग कुछ बेसिक बुनियादी और स्टैंडर्ड जो डेटा है उसको कलेक्ट करते हैं, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, और फिर हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग को प्रोसेस करते हैं। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट थे जो आपको समझाते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, मायना क्या होता है, स्कोप्स क्या है, लिमिटेशन क्या है, तमाम जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे या फिर यूनिट 1 थी वो मैंने आपको कवर कराई है। उम्मीद करता हूं चीजें आपको यहां तक समझ में आई होंगी। अब काफी बच्चों के एक दो सवाल मन में है, सर आपने कहा था कि लास्ट में बता दीजिए कि हमें एग्जैक्टली नोट्स कहां से मिलेंगे। नोट्स लेने का सिंपल सा फॉर्मूला ये है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने 2 4 5 दोस्तों के साथ शेयर करके आपको बताना है आपका कॉलेज कौन सा है, आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं, एग्जैक्टली क्लियर है। और आपको नीचे लिख देना है वी गेट पीडीएफ। ठीक है, वी वांट पीडीएफ, व्हाटएवर जो भी आपकी, अगर अंग्रेजी बढ़िया स्ट्रॉन्ग है तो आप जैसे भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, इंप्रूवमेंट टिप्स दे सकते हैं। अगर इस वीडियो के ऊपर एक टारगेटेड लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर या आपके कमेंट के रिप्लाई के अंदर आपको इस कंप्लीट सेशन का पीडीएफ लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उम्मीद करता हूं सेशन यूजफुल रहा होगा। इस जर्नी में पहला वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक नहीं किया है, चैनल पे पहली दफा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक मैं तो सोल दी बास लकी लर्निंग।